Hello students, welcome you all in today's class. I am Amita, lecturer biology, Government Senior Secondary School महिंदरगंज राजपुरा, डिस्ट्रिक्ट पटियाला। स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 13, दैट इज़ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। बहुत ही इजी चैप्टर है, मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है, सो बी फोकस्ड स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस डायग्राम को आप पहचानते हो, प्रीवियस क्लास में हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सेल्स, दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और ऑर्गेनिजम्स की जब बहुत से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब एक ही स्पीशीज़ के, तो हम कहते हैं कि उनकी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशंस, एक से ज़्यादा पॉपुलेशन जब एक जगह पे रहती हैं तो हम उसको बोलते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी से आगे इकोसिस्टम बनता है, फिर बायोम बनता है एंड अल्टीमेटली बायोस्फीयर। ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हमने किए हुए हैं। आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो क्या होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म अप टू बायोम, ये हायर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनिज्म से नीचे के जो लेवल्स हैं इनको हम बोलते हैं लोअर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो बेसिकली देयर आर 5 हायर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सबसे पहला जो हायर लेवल होगा वो क्या होगा? ऑर्गेनिज्म। फिर ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशंस बनती हैं, पॉपुलेशन से कम्युनिटीज़ बनती हैं, कम्युनिटीज़ से इकोसिस्टम एंड देन बायोम्स। अब इस डायग्राम में देखो, ये एक डियर है। ठीक है, जब डियर्स की जब अगर हम देखें तो यहाँ पे डियर्स के काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, बहुत से डियर्स हैं, तो ये क्या है? डियर की पॉपुलेशन है। अब यहाँ पे अगला जो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डियर की पॉपुलेशन भी है, ज़ीब्रा भी है, काऊ भी है। ठीक है, यहाँ पे आप आउल भी देख रहे हो, प्लांट्स भी हैं, तो बहुत सी पॉपुलेशन है जो एक एरिया में रह रही है, तो हम उसको बोलते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब जब कम्युनिटीज़ अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती हैं, अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, आपको पानी भी दिख रहा है, ठीक है, टेम्परेचर भी है, रेनफॉल भी है, क्लाउड्स भी हैं। तो जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, तो वो एक सिस्टम को बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम से फिर बहुत बड़े बड़े जो इकोसिस्टम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बायोम्स, एंड अल्टीमेटली ऑल द बायोम्स दे कॉन्स्टिट्यूट बायोस्फीयर। ठीक है, सो ये तो थे हायर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम इनको डिफाइन करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म किसको हम कहते हैं? वो लिविंग थिंग दैट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, मीन्स उसमें जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो सब ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनका अपना अपना फंक्शन है। अब जब बहुत से ऑर्गेनिजम्स एक ही स्पीशीज़ के इकट्ठे हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि उनकी पॉपुलेशन है। सो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम ग्रुप और स्पीशीज़ who live in a particular geographical area and are capable of interbreeding। वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एक ही पॉपुलेशन के जो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और जब बहुत सी स्पीशीज़ एक साथ रह रही हैं एक एरिया में तो हम बोलते हैं कि उनकी कम्युनिटी है। सो व्हाट इज़ कम्युनिटी? एन इंटरएक्टिंग ग्रुप ऑफ वेरियस स्पीशीज़। वेरियस स्पीशीज़ मीन्स एक से ज़्यादा स्पीशीज़ की वहाँ पे पॉपुलेशन है तो वो बनाती है कम्युनिटी। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज़ एन इंटरएक्टिंग कम्युनिटी अलॉन्ग विद द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। कि एक कम्युनिटी है वो अपनी नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट करती है, क्या उसका इफ़ेक्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। उसके बाद
हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया बायोम। बायोम इज़ ए लार्ज एरिया, हम बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम होता है जिसका अपना ही टेम्परेचर है, अपना ही क्लाइमेट है, अपने ही जो है पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पे। तो वो क्या बनाता है, बायोम। सो दीज आर द हायर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो हम मेनली यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन पे। अब ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन कैसे अपनी नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ये नॉन लिविंग इन्वायरमेंट कैसे उन पे इम्पैक्ट डालती है, इस सब की स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। सो इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम अपनी बात करें, इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में सॉइल भी होगा, रेनफॉल भी होगा, टेम्परेचर भी होगा, एयर भी होगा। ठीक है, तो इसको हम रिलेशनशिप को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। रामदेव मिश्रा इज़ द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। बेटे ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, हमारी बुक में मैंशनड है। एंड रामदेव मिश्रा जी को संजय गांधी अवार्ड भी मिला इन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के फील्ड में। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्गेनिजम्स जो हैं या वो अपनी नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब नॉन लिविंग इन्वायरमेंट एज वेल एज लिविंग इन्वायरमेंट, दो कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के, अबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक फैक्टर्स में क्या आएगा, टेम्परेचर, लाइट, रेनफॉल, सॉयल भी आएगी। ठीक है, सॉयल को भी हम डिस्कस करेंगे। बायोटिक फैक्टर्स में क्या आएंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स में पैथोजेंस भी हैं, पैरासाइट्स भी हैं, प्रीडेटर्स भी हैं। तो ये हम सब डिस्कस करेंगे, नॉन लिविंग कंपोनेंट एज वेल एज लिविंग कंपोनेंट एंड द इम्पैक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स अपॉन ईच अदर। ठीक है, अब देखो, अगर हम टेम्परेचर की या लाइट की बात करें तो इस पूरी अर्थ पे अगर हम बात करें तो एक जैसा टेम्परेचर तो नहीं है पूरी अर्थ पे। ठीक है, कहीं पे रेनफॉल ज़्यादा है, कहीं पे रेनफॉल कम है, कहीं पे टेम्परेचर कम होता है, कहीं पे बहुत गर्मी होती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है कि अर्थ रोटेट करती है, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड टिल्टिंग ऑफ इट्स एक्सिस, ये अपने एक्सिस पे थोड़ी सी टिल्ट होती है। एंड दिस tilting as well as rotation cause annual variations and duration of temperature, intensity of temperature changes। इसकी वजह से सीजन्स चेंज होते हैं, रोटेशन की वजह से टेम्परेचर में वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, तो रेनफॉल डिफरेंट है प्लैनेट अर्थ पे। तो ये जो वेरिएशंस हैं टेम्परेचर की और रेनफॉल की, उसकी वजह से हमारी अर्थ पे डिफरेंट टाइप के बहुत बड़े बड़े बायोम्स हैं, जैसे डेजर्ट्स हैं, रेन फॉरेस्ट हैं, टुंड्रा हैं। अभी हम आगे चल के इनको डिस्कस करेंगे। तो आपको ये समझना है कि जो डिफरेंट बायोम्स हैं वो क्यों बने, क्योंकि डिफरेंट सीजनल वेरिएशंस हैं, टेम्परेचर वेरिएशंस हैं, रेनफॉल वेरिएशंस हैं। वो वेरिएशंस क्यों हैं, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू अ स्लाइट टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस। ठीक है, उसकी वजह से जो वेरिएशंस आ रही हैं सीज़न में। अब ये डायग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस डायग्राम में बहुत बड़े बड़े इकोसिस्टम्स जिनका अपना क्लाइमेट है, अपनी वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, जिनको हमने बायोम बोला, यहाँ पे मेजर बायोम्स दिखाए गए हैं कि टेम्परेचर एंड रेनफॉल से कैसे बड़े बड़े बायोम्स, डिफरेंट बायोम्स इस अर्थ पे बने। अब आप देखो, इस एक्सिस पे हमने लिया है रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन। रेनफॉल के साथ अगर स्नो भी गिरती है तो हम उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशंस।
इस एक्सिस पे हमने लिया है टेम्परेचर। क्लियर? आपको ध्यान से ये डायग्राम देखना है क्योंकि ये डायग्राम की लेबलिंग भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अब जैसे जैसे हम इस एक्सिस की ओर राइट साइड पे बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर रेनफॉल बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर को जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है। इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है, यानी कि बहुत ठंड है। जैसे हम ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। इधर रेनफॉल कम है, 50 है, इधर 100, 150, 200, 250, 300। क्लियर? तो सबसे पहले जो हमारे एक्सट्रीम बायोम्स हैं वो कैसे बनी, देखिए यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 25। ठीक है, नीचे रेनफॉल कितनी है मिनिमम 50। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा है इस एरिया की अगर हम बात करें, और रेनफॉल भी कम है, तो वहाँ पे क्या बनेंगे, डेजर्ट्स बनेंगे। रेनफॉल भी नहीं हो रही है, टेम्परेचर भी हाई है, तो एक मेजर बायोम बना डेजर्ट। क्लियर? अब नीचे देखो, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में आ रहा है, -10, और रेनफॉल भी कम है लेकिन डेजर्ट से ज़्यादा हो रही है। 100 और 150 के बीच में रेनफॉल हो रही है, यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में है। तो ये जो है ये बायोम बना हमारा एल्पाइन एंड आर्कटिक जोन, जहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहती है। तो ये वाला हमारा बायोम बना। कैसे बना? वेरी लो टेम्परेचर, माइनस में टेम्परेचर है और रेनफॉल कम है। ठीक है, थर्ड हमारा जो बायोम बना टेम्परेचर, इस बायोम को देखो आप, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर हाई है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और रेनफॉल भी क्या है, मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। देखो जहाँ पे रेन इतनी ज़्यादा होगी वहाँ पे तो फॉरेस्ट बनेंगे, बड़े बड़े ट्रीज़ ग्रो करेंगे, जैसे अमेज़न फॉरेस्ट है, बहुत रेन होती है और टेम्परेचर भी एकदम से हाई हो जाता है, तो प्लांट्स तो बहुत ग्रो करते हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ बनते हैं। तो ये हमारे यहाँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं ग्रासलैंड पे। देखो ग्रासलैंड क्या होगी कि टेम्परेचर है जो वो भी हाई है, ठीक है, और रेनफॉल भी मॉडरेट है, 100 के पास है। तो ट्रीज़ तो उगेंगे नहीं क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा नहीं हो रही है, तो बड़े बड़े ट्रीज़ नहीं बनेंगे। तो क्या बने वहाँ पे, ग्रासलैंड बन गए। ठीक है, ये भी बायोम आपको समझ आ गया, ये आपको लेबलिंग करनी है अपने आप। ओके बच्चों, अब हमारा कौन सा रह गया, टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट में क्या है, टेम्परेचर थोड़ा सा ग्रासलैंड से कम है, ठीक है, लेकिन रेनफॉल क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या बन गए, हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट बन गए। क्लियर है? नेक्स्ट बायोम बना हमारा कॉनिफेरस। कॉनिफेरस में क्या है, टेम्परेचर कम है, आर्कटिक एंड टुंड्रा से तो ज़्यादा है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और रेनफॉल भी ज़्यादा है। तो ये हमारे क्या बन गए, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। जब आप माउंटेन्स पे जाते हो तो तीखे तीखे पॉइंटेड ट्रीज़ दिखते हैं आपको, ठीक है, उनको हम बोलते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। सो स्टूडेंट्स, आपको ये डायग्राम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है कि ये जो बायोम्स हमारे कैसे बने, ये कैसे बने, टेम्परेचर वेरिएशंस एंड रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन वेरिएशंस की वजह से। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेजर बायोम्स बुक में मेंशन है स्पेशल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड वेस्टर्न घाट्स, वहाँ पे हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। ठीक है, डेसिडुअस फॉरेस्ट जहाँ पे मिक्सचर ऑफ ट्रीज एंड ग्रासेस होते हैं, ये भी इंडिया के मेजर बायोम्स हैं। थार डेजर्ट, डेजर्ट्स भी हैं इंडिया में, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट, ये भी बायोम है। सी कोस्ट इन इंडिया, जहाँ पे सी है, जैसे हम बॉम्बे में आपने देखा हुआ है, ठीक है, केरला में, ये सारे क्या, सी कोस्ट इन इंडिया। These are the major biomes found in India. ठीक है,
ओके, अब आपको बायोम समझ आ गया कि बायोम क्या होते हैं। दीज आर द लार्ज साइज्ड इकोसिस्टम, ठीक है, जिनकी अपनी वेजिटेशन है, अपनी उनकी वाइल्ड लाइफ है, अपना क्लाइमेट है, अपना ही एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है वहाँ पे। अब आपने देखा कि प्लैनेट अर्थ पे कितने ही डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट्स हैं, और हर एक हैबिटेट पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को अडेप्ट करते हैं, सरवाइव कर पाते हैं हार्श हैबिटेट्स पे, ठीक है। जैसे डेजर्ट्स में भी आपको एनिमल्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको स्नेक्स मिलेंगे, लिजर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट, वहाँ पे भी जो है आपको लाइफ मिलेगी। डीप ओशन ट्रेंचेस, टोरेंशियल स्ट्रीम्स, यहाँ पे भी क्या है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। पोलर रीजन्स पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। हाई माउंटेन टॉप्स, बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग्स, वहाँ पे भी आर्की बैक्टीरिया हैं, ठीक है। स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट्स, वहाँ पे भी माइक्रोब्स हैं। इवन ओवर इंटेस्टाइन इज ए यूनिक हैबिटेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स। हमारी इंटेस्टाइन के अंदर भी बहुत से माइक्रोब्स हैं, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि जितने भी हैबिटेट्स हैं इस प्लैनेट अर्थ पे, वहाँ पे किसी ना किसी फॉर्म में लाइफ सरवाइव करती है। यही हमको पढ़ना है कि कैसे वो डिफरेंट हैबिटेट्स पे, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस पे अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेजर अबायोटिक फैक्टर्स हैं इकोसिस्टम के, वो क्या हैं। सबसे पहले है टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर मैंने आपको अभी बताया कि वेरी करता है ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे हम इक्वेटर से मूव करेंगे पोल्स की तरफ, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। अब प्लेन्स में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, माउंटेन टॉप्स पे टेम्परेचर कम होता है। थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ठीक है, सी के बॉटम के पास जहाँ से नीचे से लावा निकलता है, वहाँ पे पानी बहुत गर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। वहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और वहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वहाँ पे रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके जो एंजाइम्स हैं, उनकी जो बायोकेमिकल जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, उसी टाइप से होती हैं कि वो वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं जो उस तरह से अडेप्टेड हैं। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही है हमेशा। यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो अपने आप को वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स तक एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कैट है, डॉग है, दीज आर यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स। और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि वो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर तक ही सर्वाइव कर सकते हैं, कि अगर उनको 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहना है तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही वो सर्वाइव कर पाएंगे। थोड़ा सा भी टेम्परेचर हाई हुआ या लो हुआ तो वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है उनके लिए। उनको हम बोलते हैं स्टेनो थर्मल ऑर्गेनिजम्स, लाइक फिश, रेप्टाइल एट्सेट्रा। ये ज़्यादा वाइड रेंज को टॉलरेट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट अबायोटिक फैक्टर इज़ वाटर। वाटर तो कितना इम्पॉर्टेंट है आपको पता है कि अर्थ पे लाइफ ही जो थी वाटर में ओरिजिनेट हुई थी। अब एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो पानी में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पानी में रहते हैं तो हम उनको किसी भी एक्वाटिक बॉडी में जाके छोड़ देंगे, कि उनको तो पानी चाहिए ना, चाहे उनको लेक में छोड़ दो चाहे समुंदर में छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। पानी का पीएच, पानी की कंपोजिशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है उनके सर्वाइवल के लिए। पानी थोड़ा सा एसिडिक हो गया, थोड़ा सा बेसिक हो गया तो वो साथ के साथ मर जाएंगे। सॉल्ट कंसंट्रेशन पानी में कितनी है उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। अगर हमने उनकी सॉल्ट कंसंट्रेशन चेंज कर दी तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब जैसे इनलैंड वाटर की हम बात करें, इनलैंड वाटर होता है कि जो लेक्स रिवर्स हैं, जो पानी ऊपर से बह के आया है, उसकी लेक बन गई, रिवर्स बन गई, तो उनमें जो सैलिनिटी होती है, सॉल्ट कंटेंट होता है, वो 5% से भी कम होता है।
तो वो ऑर्गेनिज्म उतनी सलाइनिटी में सर्वाइव करेंगे। सी वाटर की बात करें तो 30 to 35% सलाइनिटी होती है। जो सी वाटर में ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं वो उसी सी वाटर में ही सर्वाइव कर पाएंगे। अगर हम उनको किसी और एक्वाटिक बॉडी में छोड़ देंगे तो वो नहीं जिंदा रह पाएंगे। ठीक है। हाइपर सेलाइन लेगून्स, हाइपर सेलाइन मीन बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट है वाटर में। ठीक है, तो 100% से भी ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट है, तो वहाँ पे भी सर्वाइव करते हैं ऑर्गेनिजम्स। तो इनकी भी एक रेंज है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, उनको हम यूरिहेलाइन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, लाइक ग्रीन क्रैब। कुछ ऑर्गेनिज्म नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी तक ही अपने आप को एडजस्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टेनोहेलाइन ऑर्गेनिज्म, जैसे गोल्ड फिश। अगर गोल्ड फिश को हम सी वाटर में डाल देंगे, ठीक है, तो वो तो जिंदा नहीं रह पाएगी। क्यों नहीं रह पाएगी? देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन कि अगर हम फ्रेश वाटर फिश को सी में डाल दें तो क्या होगा। देखो, मैं डायग्राम इनलार्ज करती हूँ थोड़ा सा। क्या दिखाया गया है इस डायग्राम में कि ये सॉल्ट वाटर है, मीन्स ये सी है। ठीक है, हमने फ्रेश वाटर फिश को डाल दिया सी में। अब क्या होगा? वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। फिश की बॉडी में सॉल्ट कंटेंट कम है तो इसकी बॉडी से वाटर बाहर मूव कर जाएगा। जब इसका वाटर ही निकल गया तो ये तो ड्राई हो जाएगी, पापड़ जैसी हो जाएगी। तो क्या ये फिश सर्वाइव कर पाएगी? नो, द फिश विल डाई बिकॉज वाटर विल कम आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसका ऑपोजिट करें कि हम मैरीन फिश को, जिसको आदत है हाइपर जो सेलाइन वाटर में रहने की, ठीक है, उसको अगर हम फ्रेश वाटर में डाल दें तो क्या होगा? वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन विल मूव इनटू द बॉडी ऑफ द फिश, क्योंकि इसकी बॉडी में सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है तो ये भी बर्स्ट कर जाएगी। ठीक है, सो ये क्वेश्चन जब आपको आएगा तो आपको क्या लिखना है कि फ्रेश वाटर फिश कैनॉट लिव लॉन्ग इन द सी वाटर। नो, इट कैनॉट सर्वाइव बिकॉज वाटर will move out from its body and the fish will die and vice versa. ठीक है, ओके। नेक्स्ट अबायोटिक फैक्टर इज लाइट। देखो, लाइट एंड टेम्परेचर में डिफरेंस होता है बच्चों, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब लाइट तो आपको पता ही है, सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फूड नहीं बनेगा, प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे, हम कहाँ से खाएंगे फिर? तो फोटोसिंथेसिस के लिए तो अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सनलाइट है। इसके अलावा प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए भी सनलाइट की आवश्यकता है। कि सपोज उनको 12 आवर्स की सनलाइट चाहिए, तो उससे अगर आप कम दोगे तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। किसी को डार्क पीरियड ज़्यादा चाहिए, सनलाइट कम चाहिए, अगर हम उसको सनलाइट में ज़्यादा एक्सपोज करेंगे तो भी वो फ्लावरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द क्रिटिकल पीरियड ऑफ सनलाइट, कि उससे ऊपर या उससे नीचे अगर सनलाइट मिलेगी तो प्लांट्स फ्लावरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्रिटिकल पीरियड क्या होता है कि द लेंथ ऑफ द डे एंड द नाइट above and below they cannot flower, it is called critical photo period. critical photo period से ऊपर नीचे अगर हो गई लाइट तो प्लांट्स फ्लावर नहीं करेंगे, फ्लावर नहीं करेंगे तो फ्रूट नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये बहुत इजी डायग्राम है, ठीक है, कि हाउ वी कैन डिफाइन कि ये इस प्लांट को कितनी लाइट चाहिए, इसको शॉर्ट डे प्लांट क्यों बोलते हैं, इसको लॉन्ग डे प्लांट क्यों बोलते हैं। देखो, आप डायग्राम को अंडरस्टैंड करो। ये जो येलो पोर्शन है ये है सनलाइट, ठीक है, हमने इतने टाइम के लिए सनलाइट दी। ये जो ब्लू पोर्शन है ये क्या है? डार्क। ठीक है, ये क्या है? लाइट। अब आप देख रहे हो कि इसमें हमने लाइट ज़्यादा दी, ठीक है, डार्क पीरियड कम है, फ्लावरिंग नहीं हुई।
हमने लाइट पीरियड कम कर दिया, डार्क पीरियड हमने ज़्यादा कर दिया, फ्लावरिंग हो गई। दैट मीन्स इस प्लांट को लाइट कम चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, हमने लाइट तो उतनी ही दी जितनी यहाँ पे दी थी, लेकिन हमने उसका डार्क पीरियड इंटरप्ट कर दिया, उसको थोड़ी सी लाइट दे दी डार्क पीरियड में, तो भी फ्लावर नहीं हुए। तो दैट मीन्स ये जो प्लांट है ये शॉर्ट डे प्लांट है, इसको लाइट कम चाहिए और डार्क पीरियड ज़्यादा चाहिए। ठीक है। सिमिलरली इसमें आप देखो, इसमें क्या है, इसको हमने लाइट ज़्यादा दी, डार्क पीरियड कम दिया, फ्लावरिंग हो गई। यहाँ पे हमने लाइट कम दी, डार्क पीरियड ज़्यादा दिया, फ्लावर नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि इसको लाइट ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे हमने इसको लाइट कम दी, लेकिन इसका जो डार्क पीरियड था उसको इंटरप्ट कर दिया, थोड़ी सी लाइट दे दी। ठीक है, लाइट इसको पहले ही ज़्यादा चाहिए तो इसने फ्लावरिंग कर दी। ठीक है, तो ये कौन से प्लांट हो गए, लॉन्ग डे प्लांट्स, इनको लाइट ज़्यादा चाहिए। ये कौन से थे, शॉर्ट डे प्लांट्स, जिनको हम लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हुई, शॉर्ट डे प्लांट की वीट एंड लॉन्ग डे प्लांट की स्पिनिच। ये एग्जाम्पल भी कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे कि शॉर्ट डे प्लांट्स विल फ्लावर व्हेन द डे लेंथ इज शॉर्टर देन ए सर्टेन क्रिटिकल पीरियड। Rice, cotton, they are also short day plants. Long day plants will flower when the day length is longer than a certain critical period. Radish, sugar beet, they are long day plants. एक और plants होते हैं जिनको हम बोलते हैं डे न्यूट्रल। ठीक है, दे विल फ्लावर विदाउट रिस्पेक्ट टू डे लेंथ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यूकम्बर है, कॉर्न है, सनफ्लावर है, इवन टमाटो, दीज आर द डे न्यूट्रल प्लांट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एग्जाम्पल में एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं शॉर्ट डे, लॉन्ग डे एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स की एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट अबायोटिक फैक्टर इज सॉयल। अब सॉयल भी आपको पता है, सॉयल में तो प्लांट्स ग्रो करते हैं, सॉयल इज़ रिच इन मिनरल्स। ठीक है, तो सॉयल की कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन डिटर्मिन द पर्कोलेशन। पर्कोलेशन होता है कि पानी कैसे धीरे धीरे नीचे सॉयल से अंडरग्राउंड तक जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉयल, ये सब कुछ डिपेंड करता है सॉयल की क्वालिटी पे। ठीक है, सॉयल का पीएच भी मैटर करता है। ठीक है, टोपोग्राफी भी मैटर करती है। टोपोग्राफी मीन्स कि माउंटेन्स हैं या प्लेन्स हैं या डेजर्ट्स हैं। ठीक है, वो भी डिटरमिन करती है कि किस टाइप की वेजिटेशन होगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेंथिक एनिमल्स। बेंथिक क्या होते हैं, वो एनिमल्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो बिल्कुल सी बॉटम पे रहते हैं, बिल्कुल नीचे डार्क होता है वहाँ पे रहते हैं, जैसे स्टारफिश। ठीक है, स्टारफिश क्या है, बेंथिक ऑर्गेनिज्म है, वहाँ बॉटम पे सरवाइव करती है। ओके, अब हम करते हैं रिस्पॉन्स टू द अबायोटिक फैक्टर्स। हमने अबायोटिक फैक्टर्स डिस्कस किए, सॉइल, वाटर, एयर, टेम्परेचर। अब ऑर्गेनिज्म इसको कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल, इनमें तो वेरिएशंस होती हैं। ऑर्गेनिज्म कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस वेरिएशंस। अबायोटिक कंडीशंस ऑफ मैनी हैबिटेट्स में वेरी करती हैं। ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सच हैबिटेट्स कोप विद द स्ट्रेसफुल कंडीशंस, वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं। ठीक है, अडेप्ट करते हैं। मेंटेनिंग द कॉन्स्टेंसी ऑफ देयर इंटरनल इन्वायरमेंट, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को कोप अप करते हैं। अब जो तो अपने आप को इंटरनल इन्वायरमेंट है जो बॉडी का, उसको कांस्टेंट रखते हैं, उनको हम बोलते हैं एंडोथर्मल एनिमल्स। ठीक है, एंडोथर्मल। होम्योस्टेसिस होता है उनमें। होम्योस्टेसिस होता है कि द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ए कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म ऐसा कर पाते हैं उनको हम बोलते हैं एंडोथर्म्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऑल्सो।
जो नहीं कर पाते वार्म ब्लडेड के ऑपोजिट क्या हो गया, कोल्ड ब्लडेड हो गया। ठीक है, अब जैसे आप देखो कि हम ह्यूमन की एग्जांपल लें, जब हमें ठंड लगती है तो हमारी बॉडी अपने आप ही शिवरिंग करती है, क्योंकि हमारा इंटरनल टेम्परेचर कितना है बॉडी का, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा मेंटेन रहता है, चाहे हम स्नो में घूमने चले जाएं, चाहे हम डेजर्ट्स में चले जाएं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहता है। ठीक है, बिकॉज वी आर एबल टू मेंटेन अवर इंटरनल इन्वायरमेंट। जब ठंड होती है तो हम शिवरिंग करते हैं। शिवरिंग करने से क्या होता है कि बॉडी वर्क करती है। ठीक है, एनर्जी यूज़ होती है, कैलोरीज बर्न होती हैं, हीट पैदा होती है, तो जो हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है। ऐसे ही जब गर्मी होती है बहुत ज़्यादा तो हम क्या करते हैं, स्वेटिंग होने लग जाती है बॉडी में, क्योंकि बॉडी अपने आप कूल हो जाती है। तो होम्योस्टेसिस में क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन, ओस्मो रेगुलेशन, ये अडेप्टेशंस है नेचुरल। ठीक है, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस हैं ये। क्लियर? अब देखो ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है बुक का। इसमें क्या है कि इंटरनल लेवल मीन्स इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी की, एंड एक्सटर्नल अबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, एक्सटर्नल लेवल। अब जो होम्योस्टेसिस शो करेंगे, अपना इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट रखेंगे, वो तो क्या हो जाएंगे, रेगुलेटर्स। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है हमने, रेगुलेटर्स, रेड लाइन। ठीक है, जो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट नहीं रख पा रहे, जैसे जैसे एक्सटर्नल चेंज हो रहा है उनका भी चेंज हो रहा है, उनको हम बोलेंगे कन्फॉर्मर्स। ठीक है, थर्ड है पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल रेगुलेटर्स में क्या है कि कुछ टाइम तक तो वो अपना चेंज करेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट, फिर उनका स्टेबल हो जाएगा, तो उनको हम बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स। स्टूडेंट्स ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसकी लेबलिंग अपने आप करने के लिए एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स टू द अबायोटिक फैक्टर्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म हुए, कन्फॉर्मर्स, रेगुलेटर्स एंड पार्शियल रेगुलेटर्स। तो अब एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जो मैमल्स हैं वो इतनी बड़ी संख्या में फ्लरिश किए, क्यों, क्योंकि उनमें एबिलिटी थी होम्योस्टेसिस की। दे कैन मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अब हम चाहे अंटार्कटिका में चले जाएं, चाहे हम डेजर्ट में चले जाएं, हमारा बॉडी का टेम्परेचर है कितना रहेगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसीलिए मैमल्स राज कर रहे हैं इस अर्थ पे। So organisms which are able to maintain their internal environment, ठीक है, this phenomena is called homeostasis and the organisms are called regulators, जैसे human है। अब जो organisms नहीं कर पा रहे अपना internal environment constant, उनको हमने क्या बोला, conformers। ठीक है, अब वो क्या करेंगे फिर, ठीक है, उनको जिंदा तो रहना है ना, तो वो फिर कैसे कोप अप करेंगे, वो उनकी कुछ फिनोमिनाज हम डिस्कस करेंगे कि कन्फॉर्मर्स क्या क्या करते हैं अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। सबसे पहले है माइग्रेशन, वो मूव कर जाएंगे उस एरिया से, वहाँ पे उनको स्ट्रेस लग रही है तो वो मूव कर जाएंगे। ठीक है, वो अपना स्ट्रेसफुल हैबिटेट छोड़ देंगे। अब जैसे बर्ड्स हैं, साइबेरिया रशिया में जब बहुत ठंड पड़ती है तो वहाँ के जो बर्ड्स हैं वो कोयलेडो नेशनल पार्क भरतपुर, ठीक है, जयपुर के पास है, वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, माइग्रेट कर गए वो, यहाँ पे उनको कंफर्टेबल लगता है उस सीज़न में। ठीक है, ऐसे ही कन्फॉर्मर्स ने जो है उनमें ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं इवॉल्व हुआ, क्योंकि ये जो थर्मो रेगुलेशन है, जो बॉडी का अपना टेम्परेचर इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की जो प्रोसेस है उसमें एनर्जी बहुत लगती है। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए उस एनर्जी को यूज़ करना इतना इजी नहीं होता। हीट लॉस और हीट गेन इज़ ए फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। उनका सरफेस एरिया अलाउ ही नहीं करता कि वो इतनी एनर्जी को यूज़ करें। ठीक है, कैसे, अब देखो कुछ स्मॉल एनिमल्स हैं, ठीक है, दे हैव लार्ज सरफेस एरिया एज कंपेयर टू देयर वॉल्यूम। जब सरफेस एरिया ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है, तो उनकी बॉडी से हीट लूज बहुत फास्ट होगी।
हीट लूज फास्ट होगी तो वो तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर उनको क्या करना है, हीट जो लूज ना उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को मूव करना पड़ेगा। जैसे हमारी शिवरिंग होती है तो हमारी एनर्जी वेस्ट जो है यूज़ होती है, कैलोरीज बर्न होती हैं, तो हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है, 37 तक मेंटेन होता है। तो जो स्मॉल एनिमल्स हैं, ठीक है, विद लार्ज सरफेस एरिया, वो इतने एनर्जेटिक प्रोसेस को नहीं कर सकते, इसीलिए पोलर रीजन्स पे वो नहीं मिलते। आपको क्वेश्चन आएगा कि वाई स्मॉल एनिमल्स दे आर नॉट फाउंड इन द पोलर रीजन्स। आपको आंसर क्या लिखना है कि स्मॉल एनिमल्स हैव ए लार्ज सरफेस एरिया एज कंपेयर टू देयर वॉल्यूम एंड हीट लॉस एंड हीट गेन इज ए फंक्शन ऑफ surface area. It is a very energetic process. That is why they are not found in the polar regions. Next जो है रिस्पॉन्स है सस्पेंड। वो क्या करते हैं, अपनी जो डेवलपमेंट है उसको ही सस्पेंड कर देते हैं। अब जैसे बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो स्पोर्स बना लेते हैं, स्पोरुलेशन हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। फंगस, लोअर प्लांट्स में भी ऐसा होता है, जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी ये अपनी ग्रोथ रोक देते हैं, फिर ये डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं। जैसे सीड डॉर्मेंसी, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्ट्रेस सीड्स ऑफ हायर प्लांट बिकम डॉर्मेंट, ठीक है। अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स रिड्यूसेस देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो सीड्स फिर जर्मिनेट कर सकते हैं। ऐसे ही हाइबरनेशन है, विंटर स्लीप। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि जब विंटर होती है तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं विंटर स्लीप। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ उनकी स्लो हो जाती हैं। एस्टिवेशन, इट इज़ समर स्लीप। समर में वो इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, समर स्लीप। सो इसमें हमने एग्जांपल्स भी करनी है। विंटर स्लीप या हाइबरनेशन की एग्जांपल हम बियर ले सकते हैं, ठीक है। स्नेल की एग्जांपल हम स्नेल स्लीप इन समर, क्लियर। ऐसे ही डायापॉज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि वो अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस को ही डिले कर देते हैं ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस और अनफेवरेबल कंडीशंस। फॉर एग्जांपल जू प्लैंक्टन, ठीक है, जब उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो उनकी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस स्लो हो जाती हैं, क्लियर। अडेप्टेशंस, अडेप्टेशंस क्या होती हैं कि मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली एंड बिहेवियर, ऑर्गेनिजम्स अपने आप को इन तीनों एस्पेक्ट्स पे चेंज कर लेते हैं ताकि वो सरवाइव कर पाएँ, रिप्रोड्यूस कर पाएँ, अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो रैट है, ठीक है, ये हाई टेम्परेचर पे डेजर्ट्स पे भी जिंदा रह सकता है, ठीक है। ये कैंगरू रैट है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में मिलता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। ये अपने आप को कैसे अडेप्ट करता है, ये अपना मेटाबॉलिक वाटर होता है उसको यूज़ करता है। फैट ऑक्सीडेशन होती है, जो वाटर निकलता है बॉडी के अंदर, उसी से ही अपना काम चलाता है। सॉलिड यूरिन पास करता है ये, ताकि वाटर का लॉस मिनिमम हो, ठीक है। तो ये इसकी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है सरवाइव करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कैंगरू रैट की। ऐसे अगर हम प्लांट्स की बात करें जो डेजर्ट्स में होते हैं, जहाँ पे पानी कम होता है, तो उनके स्टोमेटा सनकन होते हैं, अंदर धंसे हुए होते हैं ताकि वाटर लॉस कम हो। थिक क्यूटिकल होती है उनकी, कैम पाथवे को शो करते हैं क्रैसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म को, जिसमें क्या होते हैं स्टोमेटा दिन को बंद रहते हैं, रात को खुलते हैं जब टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। सो दीज आर द अडेप्टेशंस, मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। और पंछिया की बात करें कैक्टस की, तो इसमें जो लीव्स हैं वो स्पाइंस में चेंज हो जाते हैं, और स्टेम है तो उसमें पानी भरा होता है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक फंक्शन है वो स्टेम करता है, फ्लैटेंड हो जाता है वो, क्लियर। एलन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, एलन्स रूल। मैमल्स जो होते हैं कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं, जो
उनके देखोगे आप जो लिम्स, ईयर्स और लिम्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, ताकि उनकी बॉडी का हीट लॉस बॉडी से कम हो सके. सो इट इज़ कॉल्ड एलन्स रूल बिकॉज हीट लॉस एंड गेन इज ए फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों उनके लिम्स छोटे होते हैं, ताकि उनका हीट लॉस मिनिमम हो सके. aquatic animals like seal, they have thick fat. ये देख रहे हो आप, इनके एक बहुत स्किन के नीचे फैट की एक थिक लेयर होती है जिसको बोलते हैं ब्लबर. इंसुलेशन का काम करती है वो, ठीक है, बॉडी की हीट बाहर नहीं निकलती. आर्कीबैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो वो ऐसे हैबिटेट में भी रहते हैं जहाँ पे मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है. कैसे रह पाते हैं वो ऐसे? ठीक है, हम तो नहीं रह सकते, हम तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही अपनी बॉडी के टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, तो ये कैसे रह लेते हैं? क्योंकि इनकी बायोकेमिकल अडेप्टशंस हैं, इनके अंदर कुछ एंजाइम मॉडिफिकेशंस हैं जो इस टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं. इनकी सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस ऐसी हैं, लिपिड ऐसी है कि वो इस टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं. मैनी फिश थ्राइव इन एंटार्क्टिक वाटर्स जहाँ पे -0 से भी कम टेम्परेचर होता है. तो वो कैसे ज़िंदा रह पाती हैं? ठीक है, फ्रीज़ क्यों नहीं हो जाती, जम क्यों नहीं जाती वो फिश? क्यों नहीं जमती? क्योंकि उनमें स्पेशल काइंड ऑफ एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स होती हैं ब्लड में, इस वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं. तो बायोकेमिकल अडेप्टेशंस हैं. ए लार्ज वैरायटी ऑफ मैरीन इनवर्टिब्रेट्स and fish live at a great depth in the ocean where pressure could be more than 100 times the normal atmospheric pressure. कि डीप सी में इतना प्रेशर होता है कि नॉर्मल बंदा तो प्रेस हो जाए, उसका पापड़ बन जाए. लेकिन ये फिश है, ये रह सकती है. ठीक है, क्या इनमें कोई स्पेशल एंजाइम है या कोई स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है या एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशन है? हाँ, इनके अंदर एयर ब्लैडर्स नहीं होता. देखो, अगर बैलून में एयर भरी होगी, हम उसको प्रेस करेंगे तो वो फट जाएगा. ठीक है, तो अगर इन फिश के अंदर एयर ब्लैडर नहीं है, ठीक है, बोनी स्ट्रक्चर नहीं है, तो इतने प्रेशर का इनके ऊपर कोई जो है इफ़ेक्ट नहीं पड़ता. एल्टीट्यूड सिकनेस, ये क्या है? आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि जब हम हाई माउंटेन्स पे जाते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, ठीक है, हमें वॉमिट जैसा फील होता है. क्यों? उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस. क्योंकि हमें प्लेन्स पे रहने की आदत है, वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत होती है. जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो नोज़िया, वॉमिटिंग, फैटीग ऐसे सिम्टम्स अपीयर होते हैं. वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की कमी है. लेकिन धीरे धीरे, ठीक है, हम वहाँ पे एक्लेमाइट्स हो जाते हैं. ठीक है, वो सिम्टम्स हमारे कम होना शुरू हो जाते हैं. द बॉडी कंपनसेट लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, धीरे धीरे कंपनसेट कर लेती है. कैसे? रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन. अब ये वाला कई बार स्टूडेंट को समझ नहीं आता. देखो, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बॉडी में ज़्यादा होगी तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन छोड़ देगा ऑक्सीजन को. लेकिन जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो हम ब्रीदिंग फास्ट कर रहे हैं, हमारी ब्रीदिंग क्या हो रही है? फास्ट हो रही है, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं. ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है उस टाइम पे, जो ऑक्सीजन को छोड़ देता है ताकि बॉडी के हर एक टिश्यू को ऑक्सीजन मिल जाए. क्लियर? तो इस तरह से हम धीरे धीरे एडजस्ट हो जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे ड्यू टू दीज चेंजेस. इनको हम बोलते हैं फिनोटिपिक अडेप्टेशंस. आपने कभी नोटिस किया हो, जो हाई माउंटेन्स पे लोग रहते हैं उनकी जो स्किन होती है रेड होती है, क्योंकि उनमें आरबीसीज ज़्यादा होते हैं. क्लियर? अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं कि जो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस, बायोकेमिकल अडेप्टेशंस उनके पास नहीं है. वो क्या करें? वो बिहेवियर चेंजेस करते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं? अब जैसे हम डेजर्ट लिज़र्ड की बात करें तो हाई टेम्परेचर को वो कैसे कोप अप करेगी?
ठीक है, बिहेवियर मीन्स, ठीक है, वो सन में आ जाएगी। दे बास्क इन द सन, जब ठंड होगी तो सन में आ जाएंगे। एब्जॉर्ब करेगी हीट, बॉडी टेम्परेचर जब उसका ठीक हो जाएगा, ठीक है, बिलो द कंफर्ट जोन होता है जब उसका बॉडी टेम्परेचर, तो वो सन बाथ ले लेते हैं। बट मूव इन टू द शेड व्हेन एम्बियंट टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग, जब टेम्परेचर बढ़ने लग गया तो वापस शेड में चले गए। कुछ स्पीशीज़ क्या करती हैं, बर्रिंग हैबिट होता है उनका, वो अपने आप को जब बहुत गर्मी पड़ रही है तो वो अपने आप को नीचे हाइड कर लेते हैं सैंड में, ताकि उनको हीट कम लगे। तो ये बिहेवियर अडेप्टेशंस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, so this is all for today's lecture. In the next lecture we will study the interactions between organisms. ठीक है, till then study well, learn well and have a nice day. Thank you.